स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रंट एंड वाला में। आज हम फिर से कुछ नया सीखने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अब तक हमारे पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। हमने उनमें भी कुछ बेहतरीन और यूजफुल सीएसएस ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बात की है। आप इन्हें हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर ऊपर बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए अब आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और आने वाली तकनीक के बारे में, जिसे कहते हैं CSS स्क्रॉल लिंक्ड एनिमेशंस। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपके वेब पेज पर स्क्रॉलिंग के दौरान एनिमेशन को कंट्रोल करने की सुविधा देती है। इसका मतलब यह है कि जब यूजर पेज को स्क्रॉल करेगा तो एनिमेशन उसी के हिसाब से चलेगा। इससे आप अपने वेब पेज को और भी इंटरैक्टिव और मज़ेदार बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक HTML और CSS का सेटअप देखेंगे। हमने एक सिंपल HTML फाइल बनाई है जिसमें एक div कंटेनर है। ये div हमारे एनिमेशन का मेन हिस्सा होगा। HTML में कोई खास कोडिंग नहीं है, बस एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब CSS फाइल की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम CSS स्क्रॉल लिंक्ड एनिमेशंस को सेटअप करेंगे। सबसे पहले हमने कंटेनर को एक लंबा स्क्रॉलिंग एरिया देने के लिए उसकी हाइट बढ़ा दी है। फिर एक div को एनिमेशन के लिए सेट किया है। जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे, ये div कलर बदलते हुए आपको नजर आएगा। इस पूरी प्रक्रिया को हमने एनिमेशन टाइमलाइन स्क्रॉल के साथ लागू किया है, जिससे एनिमेशन का टाइमलाइन स्क्रॉल के हिसाब से काम करता है। जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल करूंगा, आप देखेंगे कि div का कलर बदलता जाएगा। ये एक बहुत ही यूजफुल तकनीक है जब आप चाहते हैं कि यूजर का अटेंशन किसी खास हिस्से पर जाए या फिर आप पेज को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं। चलो अब अगले CSS ट्रिक्स की ओर चलते हैं, जो है CSS सबग्रिड। ये एक बहुत ही उपयोगी और नया फीचर है जिसे हम आज समझेंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि CSS सबग्रिड क्या है। ये CSS ग्रिड का एक एक्सटेंशन है जो हमें चाइल्ड एलिमेंट्स को अपने पेरेंट ग्रिड के लेआउट को इनहेरिट करने की सुविधा देता है। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास एक ग्रिड लेआउट होता है और उसके अंदर और भी ग्रिड्स होते हैं, तो आप सब ग्रिड का उपयोग करके उन चाइल्ड ग्रिड्स को भी पेरेंट ग्रिड की लाइनिंग और गेप्स का पालन करवा सकते हैं। अब HTML कोड की बात करें तो हमने एक बेसिक ग्रिड कंटेनर बनाया है जिसे रैपर क्लास के नाम से परिभाषित किया गया है। इस ग्रिड के अंदर हमने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं जो बॉक्स क्लास के साथ डिफाइन किए गए हैं। ये बॉक्सेस हमारे लेआउट को दर्शाते हैं। यहाँ पर एक खास बात यह है कि एक बॉक्स D के अंदर और भी छोटे बॉक्सेस E, F और G हैं, जो एक नेस्टेड ग्रिड का उदाहरण है। अब CSS कोड की बात करते हैं। सबसे पहले हमने रैपर क्लास में डिस्प्ले ग्रिड का उपयोग किया है ताकि ये ग्रिड लेआउट में बदल जाए। इसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज के माध्यम से हमने 4 कॉलम और 3 रो का एक ग्रिड सेटअप किया है। कॉलम्स की चौड़ाई 150px, 100px, 150px और 100px है, जबकि रो की हाइट को मिन मैक्स 100px ऑटो सेट किया गया है, जिससे रो की न्यूनतम हाइट 100px और अधिकतम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सके। हर कॉलम और रो के बीच में 10px का गैप भी रखा गया है, गैप 10px के जरिए, ताकि बॉक्सेस के बीच थोड़ी जगह हो और वे एक दूसरे से अलग दिखें। इसके बाद हमने हर बॉक्स के लिए बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग और फॉन्ट साइज को सेट किया है ताकि बॉक्सेस को एक अच्छा लुक दिया जा सके। अब बात करते हैं नेस्टेड ग्रिड की, जो बॉक्स D के अंदर सेट किया गया है। इस बॉक्स के लिए भी हमने डिस्प्ले ग्रिड का उपयोग किया है ताकि इसके अंदर के एलिमेंट्स भी एक ग्रिड में व्यवस्थित हो सके। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स सब ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट रोज सब ग्रिड का उपयोग किया है। इसका मतलब यह है कि बॉक्स E, F और G अपने पेरेंट ग्रिड यानी D बॉक्स के लेआउट को इनहेरिट करेंगे। वे उसी कॉलम और रो लाइनिंग को फॉलो करेंगे जो पेरेंट ग्रिड में सेट की गई है। इस सेटअप में बॉक्स E, F और G को पेरेंट ग्रिड की लाइनिंग के अनुसार ही कॉलम और रो में प्लेस किया गया है। उदाहरण के लिए बॉक्स E को पहले कॉलम में पहली और दूसरी रो में रखा गया है, जबकि F को दूसरे और तीसरे कॉलम में पहली रो में और G को तीसरे कॉलम की दूसरी रो में रखा गया है। लाइव प्रीव्यू में आप देखेंगे कि कैसे सबग्रिड फीचर से नेस्टेड ग्रिड के चाइल्ड एलिमेंट्स अपने पेरेंट ग्रिड की लाइनों के साथ सही से अलाइन होते हैं।
ये लाइव डेमो आपको ये समझने में मदद करेगा कि कैसे सबग्रिड का उपयोग करके जटिल लेआउट्स को आसान और सुसंगत बनाया जा सकता है। इस तरह हम CSS सबग्रिड की इस विशेष तकनीक को समझ सकते हैं और इसे अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, जो है CSS कंटेनमेंट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है जो वेब पेज की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। इस ट्रिक को समझने के बाद आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से आप अपने वेब पेज को अधिक एफिशिएंट बना सकते हैं। सबसे पहले CSS कंटेनमेंट क्या है, इसे समझते हैं। ये CSS की एक प्रॉपर्टी है जिसका उपयोग हम किसी HTML एलिमेंट को आइसोलेट यानी अलग थलग करने के लिए करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप उस एलिमेंट में कोई बदलाव करते हैं तो वह बदलाव केवल उसी एलिमेंट पर प्रभाव डालेगा, बाकी पेज पर नहीं। इससे ब्राउज़र को पूरे पेज को रेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे पेज की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अब HTML कोड की बात करें तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें दो डिवीज़न हैं। एक कंटेनर डिव है और दूसरा एक अन्य कंटेंट का डिव। कंटेनर डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ रखा है, जबकि दूसरा पैराग्राफ कंटेनर के बाहर है। CSS में हमने दो डिव के लिए अलग-अलग स्टाइल्स सेट की हैं। सबसे पहले हमने फ्लेक्स बॉक्स का उपयोग किया है ताकि दोनों डिव्स साइड बाय साइड दिखाई दें। इसके बाद कंटेन प्रॉपर्टी का उपयोग किया गया है, जिससे कंटेनर डिव के कंटेंट को बाकी पेज से अलग कर दिया गया है। यानी जो कुछ भी इस कंटेनर के अंदर है उसका असर पेज के बाकी हिस्सों पर नहीं पड़ेगा। साथ ही हमने कंटेनर का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर और अलाइनमेंट सेट किया है ताकि कंटेनर में टेक्स्ट सेंटर में दिखाई दे। दूसरी तरफ दूसरे डिव के लिए भी हमने वही स्टाइल सेट की है, लेकिन उसके लिए कंटेन प्रॉपर्टी का उपयोग नहीं किया गया है। लाइव डेमो में आप देखेंगे कि कंटेनर के अंदर के कंटेंट को किसी भी तरह का बदलाव प्रभावित नहीं करेगा, जबकि दूसरे डिव में ऐसा नहीं है। इस तरह CSS कंटेनमेंट का उपयोग करके आप अपने वेब पेज की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, आप जटिल लेआउट और बड़े पेजेस के साथ काम कर रहे हों। चलिए अब अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, जो है CSS कैस्केड लेयर्स। ये फीचर हमें CSS में स्टाइल्स को अलग अलग लेयर में ऑर्गेनाइज करने की सुविधा देता है, जिससे आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि कौन सी स्टाइल्स दूसरे पर प्रभाव डालेगी। इस ट्रिक को समझने के बाद आप जान पाएंगे कि कैसे CSS कैस्केड लेयर्स का उपयोग करके अपनी वेबसाइट की स्टाइल्स को और भी अधिक कंट्रोल में रखा जा सकता है। सबसे पहले HTML कोड की बात करते हैं। हमने एक सिंपल HTML पेज बनाया है जिसमें एक div एलिमेंट है जिसे टेक्स्ट लेयर्ड नाम की क्लास दी गई है। इस div में सिर्फ एक लाइन टेक्स्ट है जो कहता है कैस्केड लेयर्स एग्जाम्पल। अब CSS कोड की बात करते हैं। सबसे पहले हमने 3 लेयर्स बनाई है, डिफॉल्ट्स, थीम और ओवरराइड्स। डिफॉल्ट्स लेयर में हमने टेक्स्ट लेयर्ड क्लास के लिए टेक्स्ट का रंग काला और बैकग्राउंड सफ़ेद सेट किया है। थीम लेयर में उसी क्लास के लिए टेक्स्ट का रंग सफ़ेद और बैकग्राउंड काला कर दिया गया है। अंत में ओवरराइड्स लेयर में हमने टेक्स्ट का रंग लाल सेट किया है। अब हम ओवरराइड्स लेयर को एक्टिव करते हैं, जिससे थीम और डिफॉल्ट्स लेयर की स्टाइल्स ओवरराइड हो जाती हैं। इसका मतलब है कि टेक्स्ट का रंग लाल हो जाता है। लाइव डेमो में आप देख सकते हैं कि ओवरराइड्स लेयर की वजह से बाकी दोनों लेयर्स की स्टाइल्स पर इसका प्रभाव पड़ता है और टेक्स्ट लाल दिखाई देता है। अब चलिए ओवरराइड्स लेयर को कमेंट आउट करते हैं। इससे हमारे div का टेक्स्ट रंग अब थीम लेयर की स्टाइल्स को फॉलो करेगा, क्योंकि अब ओवरराइड्स लेयर निष्क्रिय हो चुकी है। लाइव डेमो में आप देखेंगे कि टेक्स्ट का रंग अब सफेद हो गया है, जो थीम लेयर की स्टाइल्स का परिणाम है। अगले चरण में हम थीम लेयर को भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमारा टेक्स्ट डिफॉल्ट्स लेयर की स्टाइल्स को फॉलो करेगा, क्योंकि अब सिर्फ यही लेयर सक्रिय है। लाइव डेमो में आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का रंग काला और बैकग्राउंड सफ़ेद हो गया है, सिर्फ जो डिफॉल्ट्स लेयर की स्टाइल्स के अनुसार है। जब आप इस डेमो को लाइव देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेक्स्ट का अंतिम रंग लाल दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तीसरी लेयर ओवरराइड्स ने बाकी सभी लेयर्स की स्टाइल्स को ओवरराइड कर दिया है। यही CSS कैस्केड लेयर्स की खासियत है कि आप किस लेयर को प्राथमिकता देना चाहते हैं, इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह आप CSS कैस्केड लेयर्स का उपयोग करके अपने CSS को अधिक मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं और जटिल स्टाइलिंग स्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। चलिए आज की अंतिम ट्रिक, 5वीं ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, जो है CSS लॉजिकल प्रॉपर्टीज।
यह एक बहुत ही उपयोगी फीचर है जो हमें वेब पेज पर कंटेंट को विभिन्न राइटिंग मोड्स और डायरेक्शन में बेहतर तरीके से स्टाइल करने में मदद करता है। इस उदाहरण में हमने एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एक div एलिमेंट शामिल है जिससे हमने क्लास नाम बॉक्स दी है। CSS में हमने कुछ CSS लॉजिकल प्रॉपर्टीज का उपयोग किया है। सबसे पहले हमने मार्जिन इनलाइन स्टार्ट प्रॉपर्टी का उपयोग किया है जो बॉक्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर 10 पिक्सल का मार्जिन देता है। ये प्रॉपर्टी किसी भी राइटिंग मोड या टेक्स्ट डायरेक्शन के आधार पर काम करती है, जिससे यह अधिक फ्लेक्सिबल होती है। इसके बाद हमने पैडिंग ब्लॉक स्टार्ट प्रॉपर्टी का उपयोग किया है जो बॉक्स के टॉप पर 20 पिक्सल का पैडिंग सेट करता है। यह प्रॉपर्टी भी राइटिंग मोड के हिसाब से पैडिंग को सेट करती है। हमने बैकग्राउंड कलर और कलर प्रॉपर्टीज का उपयोग करके बॉक्स का बैकग्राउंड पर्पल और टेक्स्ट का रंग सफ़ेद रखा है ताकि ये आसानी से दिखाई दे। सबसे महत्वपूर्ण, हमने राइटिंग मोड प्रॉपर्टी का उपयोग किया है और इसे वर्टिकल RL पर सेट किया है। इसका मतलब है कि हमारा टेक्स्ट अब ऊपर से नीचे की ओर और दाएं से बाएं की ओर लिखा जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें विभिन्न भाषाओं और स्क्रिप्ट्स के लिए कंटेंट को बेहतर ढंग से स्टाइल करने की सुविधा देती है। लाइव डेमो में आप देखेंगे कि हमारा बॉक्स अब पर्पल कलर में दिखाई देता है जिसमें सफ़ेद रंग का टेक्स्ट वर्टिकली लिखा हुआ है। मार्जिन और पैडिंग भी राइटिंग मोड के अनुसार एडजस्ट हो गए हैं। इस तरह CSS लॉजिकल प्रॉपर्टीज का उपयोग करके आप अपने वेब पेज पर कंटेंट को अधिक फ्लेक्सिबल और डायरेक्शन अवेयर बना सकते हैं, जिससे विभिन्न भाषाओं और लेआउट्स के साथ काम करना आसान हो जाता है। तो ये थी आज की 5वीं और अंतिम ट्रिक। उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। अगले वीडियो में हम नई और दिलचस्प CSS तकनीकों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।